आज की क्लास में पहले मैं छोटा सा आपको रिकॉल कराता हूँ और मैं एक आपको थोड़ा सा प्लान बताता हूँ, मतलब कि हमारा प्लान क्या है, किस तरीके से हम इसको लेके प्रोसीड करेंगे। देखो, हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, फिर उसके बाद में मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आगे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के बाद आगे आपका मैग्नेटिक फोर्स आ गया। अब इसके बाद होता है मैग्नेटिज्म होता है। तो हम आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कराने के बाद आपको फोर्स कराएंगे अभी, और फोर्स के कंप्लीट जो कि इस वीक में कंप्लीट हो जाएगा फोर्स हमारा। हम नेक्स्ट वीक से आपके पास में सारे चैप्टर्स के डेरिवेशंस आपको वापस से रिकॉल करवाएंगे और सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आपको फिर से रिवाइज करवाएंगे। मतलब फर्स्ट चैप्टर से लेके अब तक का सब कुछ आपको रिवीजन करवाएंगे। वो रिवीजन हमारा क्विक रिवीजन होगा, मतलब थोड़ा तेजी से हम उसको करके चलेंगे। और फिर उसके बाद में हम आपको आगे मैग्नेटिज्म पढ़ाएंगे और ईएमआई और एसी पढ़ा के चलेंगे। फिर हमारे सारा कुछ खत्म हो चुका होगा, हमारी फर्स्ट बुक खत्म हो गई पूरी। फर्स्ट बुक पढ़ी भी ली होगी हम लोगों ने, फर्स्ट बुक का हमारा रिवीजन भी हो चुका होगा। फर्स्ट बुक को उठाकर अलग कर देंगे। फिर हम जो फोकस करेंगे, हम अपनी सेकंड बुक पर फोकस करेंगे। ठीक है जी। अच्छा देखो, हमारे पास क्लास 12 फिजिक्स के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था फोर्स एफ इज इक्वल टू कितना था, क्यू वी बी साइन थीटा। जब आपने इसको परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा था, जब आपने इसको पुट किया था परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो हमारे पास में रेडियस आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन में क्यू बी बना था, और टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू हमारा 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी बना था। हाँ या ना बताओ, ये चीज आप लोगों ने सीखी थी। इसी तरीके से आपने सीखा था कि अगर वो किसी एंगल पर प्रोजेक्ट होगा तो उसका जो पाथ है चार्ज पार्टिकल का क्या बन जाता है, आपका हेलिकल पाथ बन जाता है। और हेलिकल पाथ के केस में आपके पास में आपने इसकी पिच निकालनी सीखी थी। पिच क्या होती थी आपके पास, जो भी वेलोसिटी है वी कॉस थीटा, आप उसको मल्टीप्लाई करते थे आपके पास में टाइम से। तो टाइम पीरियड कितना होता था, 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी से मल्टीप्लाई करते थे। ये चीज आपके पास में हो जाती थी पिच। ये आप लोगों ने सीखा था। अब इसी के बाद आपने जब थोड़ा आगे बढ़े थे तो आपको एक टॉपिक मिला था जिसका नाम था सोलेनॉइड। और सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड सीखी थी आपने, म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू आई। ये आप लोगों ने सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड सीखी थी। अब इसी चीज को जब आपने टोराइड में सीखा था, तो इसी चीज को जब आप टोराइड पर जाते हो तो टोराइड में सब कुछ सेम रहता है, बस लेंथ हो जाती है आपके पास में 2 पाई आर, जिसमें आर बन जाता है R1 प्लस R2 का हाफ। अभी तक आप इतना सीख चुके हो। यहाँ तक कोई डाउट किसी का? ठीक है, अब आगे चीज मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आज की क्लास के अंदर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा जिसके ऊपर हमारे को 5 मार्कर क्वेश्चंस भी मिलते हैं, 3 मार्कर क्वेश्चंस भी मिलते हैं और 1 मार्कर क्वेश्चंस भी आते हैं। मतलब इसमें से 2 मार्क का नहीं मिलेगा आपको। क्वेश्चन आएगा या तो 5 मार्क्स का आएगा, क्वेश्चन आएगा या तो फिर आपके पास में 3 मार्क्स का आएगा, या 1 मार्क का क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं। देखो सुनो, हमारे पास में है टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रेक्टेंगुलर कॉइल। आज हम सबसे पहले टॉर्क सीखेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर सीखेंगे, और फिर उसके बाद सीखेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से कैसे बनाया जाता है अमीटर और कैसे बनाया जाता है आपका वोल्ट मीटर। ये 3 टॉपिक आज की क्लास में हम लोग कवर अप कर देंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इनके न्यूमेरिकल्स कर चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं, हमारा टॉपिक है टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रेक्टेंगुलर कॉइल। तो रेक्टेंगुलर कॉइल के लिए ध्यान से समझो, सबसे पहले हम लोग देख के चलेंगे एक चीज होती है हमारे पास में, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। बोर्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। आपने बोर्ड की डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड है, आपने उसके अंदर एक कॉइल को रख दिया। ये कॉइल है आपके पास में पी क्यू, एक काम करते हैं यहाँ देते हैं पी क्यू आर और एस, ये हमारे पास में कॉइल है। इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो करता है आई, ऐसे करके करंट जाएगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। मतलब करंट ऐसे जाएगा, गोल घूम कर आएगा और यहाँ से करंट आपके उससे बाहर निकल जाएगा। बोर्ड पे ध्यान समझना, इंपॉर्टेंट बात है। जो भी हमारे पास में कॉइल होती है, सिर्फ ध्यान दो, इस कॉइल का ये होता है आपके पास में नॉर्मल। आपके पास ये जो डोर है, इस डोर से आप परपेंडिकुलर अंदर आ सकते हो और आप बाहर जा सकते हो। ये इस डोर की डायरेक्शन है। ये डोर आपका इसी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। ये जो सामने आपके पास में विंडो है, ये विंडो भी एक तरीके की परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। मतलब उस विंडो से लाइट ऐसे आ सकती है और यहाँ से बाहर जा भी सकती है, एयर आ सकती है और जा भी सकती है। तो ये सब क्या आपके पास में चीजें डायरेक्शन रखती हैं। तो कोई भी जो एरिया होता है उसकी एक डायरेक्शन होती है,
और एरिया की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू प्लेन, इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स। तो ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसकी एक डायरेक्शन है जो कि परपेंडिकुलर टू इस रेक्टेंगल की होगी। तो इस रेक्टेंगल के परपेंडिकुलर कौन है हमारे पास में? नॉर्मल है। तो इस रेक्टेंगल के परपेंडिकुलर क्या हमारे पास में? ये एक नॉर्मल है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे करके जा रही है। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर यहाँ पर एंगल बनाती है थीटा, तो यहाँ पर जो एंगल बनाएंगे वो होगा आपके पास में फाई। और ये जो आपके पास में थीटा का और ये जो फाई का सम है वो मिलाकर कितना होगा? 90 डिग्री होगा। थीटा क्या है? आपकी जो कॉइल है एंगल बनाती है किसके साथ में? मैग्नेटिक फील्ड के साथ में। फाई क्या है? मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, मैग्नेटिक फील्ड के साथ में जो कॉइल का एरिया वेक्टर एंगल बनाता है। तो यहां पर आपको मेंशन करना पड़ेगा थीटा क्या है? थीटा है आपके पास एंगल बिटवीन जो भी आपके पास में कॉइल का प्लेन है विद मैग्नेटिक फील्ड के साथ। और फाई क्या है? फाई आपके पास एंगल बिटवीन जो भी आपका एरिया वेक्टर है एंड मैग्नेटिक फील्ड है। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो थीटा प्लस फाई कितना आपके पास में? 90 डिग्री है। अब देखो, अब आपको पहले फोर्स निकालना है। सबसे पहले ध्यान से समझना, मैंने आर एस आर्म के ऊपर फोर्स निकाला, फोर्स ऑन आर एस आर्म। अब जो आर पॉइंट है ये हमारा इस बोर्ड के अंदर है, थ्री डायमेंशनल फिगर है, और एस पॉइंट क्या है? बोर्ड के बाहर है। तो करंट हमारा पीछे से, मतलब बोर्ड के पीछे से बोर्ड के बाहर निकल के आ रहा है। हमारे को फाइंड आउट करना है फोर्स। तो सबसे पहले आप डायरेक्शन निकालते हो। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास में रूल था लेफ्ट हैंड का। ये होता था, हमने आपको सिखाया था फादर मदर चाइल्ड। फादर आपके पास में फोर्स के लिए, मदर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और चाइल्ड आपका करंट के लिए। मैंने आपको बार बार समझा रहा हूँ कि ये जो करंट है, करंट हमेशा पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन होता है और नेगेटिव चार्ज के फ्लो की ऑपोजिट डायरेक्शन करंट होता है। मम्मी की बात कोई नहीं डाल सकता, पापा भी नहीं डाल सकते। तो मम्मी की बात कोई नहीं डाल सकता, तो मैग्नेटिक फील्ड को आप पहले फिक्स करते हो। इसके बाद क्या है? जैसे जैसे बच्चा बोलेगा पापा वैसे वैसे करते चले जाएंगे। तो करंट जिधर जाएगा, जिधर भी करंट जाएगा, आपका फोर्स की डायरेक्शन चेंज होती चली जाएगी। जैसे जैसे बच्चा चेंज करेगा अपने आप को, वैसे वैसे फादर चेंज होंगे। मम्मी फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, वो कभी चेंज नहीं होगी। जैसे जैसे करंट चेंज होगा फादर चेंज होंगे, मतलब फोर्स चेंज होगा। बात समझ में आ रही है? तो पहले मैग्नेटिक फील्ड को आपने फिक्स कर दिया। अब खुद सोचो, करंट आपका बोर्ड से बाहर आ रहा था, तो ये करंट की डायरेक्शन है ना, तो करंट आपका बाहर आ रहा है। तो आर एस आर्म के ऊपर फोर्स किधर लग रहा है? परपेंडिकुलर टू आर एस आर्म। कैसा लगेगा? अपवर्ड लगेगा। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो देखो, तो आपने क्या लिखा? जो फोर्स ऑन आर एस आर्म है वो होगा करंट आई, जो भी आपके पास में लेंथ है आर से लेकर एस तक। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा, बी भी आएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर टू आर एस, और कैसी आपके पास? अपवर्ड। यहाँ तक कुछ मुश्किल है तो बताओ। अच्छा, अब आपसे कहते हैं कि फोर्स निकालना है आपको पी क्यू आर्म के ऊपर। तो पी क्यू आर्म के अंदर, अब पी पॉइंट कहाँ पर है? स्क्रीन के अंदर या स्क्रीन के बाहर? स्क्रीन के बाहर। और क्यू पॉइंट कहाँ पर है? स्क्रीन के अंदर। करंट बाहर से अंदर जा रहा है या अंदर से बाहर? पी पॉइंट कहाँ पर है? बाहर, अंदर। तो करंट आपके पास अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आपके ऐसे फिक्स है। अब करंट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, इस बार स्क्रीन के अंदर जा रहा है। तो करंट अगर अंदर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी। चेंज कौन होगा? करंट। करंट चेंज होगा, फोर्स चेंज होगा, फोर्स नॉर्मल डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? करंट आपके पास आई, ये हमारे पास में पी क्यू, मैग्नेटिक फील्ड बी, साथ में साइन थीटा, परपेंडिकुलर टू कितना आपके पास में? पी क्यू, और कैसा आपका? डाउनवर्ड। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक का समझ में आ रहा है? आपको आर एस भी क्लियर हो गया, आपको पी क्यू भी क्लियर हो गया। अब ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमसे कहते हैं फोर्स आपके पास में क्यू आर आर्म के ऊपर। क्यू आर आर्म में कितना होगा? करंट आई, लेंथ कितनी है? क्यू आर, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? बी। अब आप ये बताओ, इस मैग्नेटिक फील्ड और इस लाइन के बीच, ये मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है और ये लाइन हमारे पास वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। इनके बीच में एंगल कितना है?
90 डिग्री। तो कितना होगा ILB, ये होगा आपके पास में साइन 90 डिग्री। मुझे सिर्फ ये बताओ इसके पास फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा। हाथ को ऐसे किया, मैग्नेटिक फील्ड कभी भी चेंज नहीं होगी। इस बार करंट क्या आपके पास में Q से R वाई एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है मतलब ऐसे करके जा रहा है। तो जब ये ऐसे जा रहा है तो परपेंडिकुलर टू प्लेन कैसा आपके पास इनवर्स। तो देखो आपने क्या लिखा, ये है परपेंडिकुलर टू प्लेन। आप लोग अपनी कॉपी पर देख सकते हो, और कैसा होगा आपके पास इनवर्स। तो आप इसको कुछ इस तरीके से दिखा दोगे कि ये ऐसे, इधर भी ऐसे, इधर भी ऐसे, और इधर भी ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, फोर्स बन जाएगा। क्लियर है। अब देखो बच्चे, हमसे कहते हैं फोर्स आपका SP आर्म के ऊपर, S से लेकर P तक क्या होगा, करंट I होगा, ये कितना होगा SP होगा, मैग्नेटिक फील्ड B होगी, और ये कितना होगा आपके पास sin 90 डिग्री होगा। बिल्कुल सेम है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसे, करंट क्या है वाई एक्सिस में डाउन साइड में जा रहा है, तो फोर्स कैसे होगा आपका आउटवर्ड। तो देखो आपने क्या लिखा, परपेंडिकुलर टू प्लेन। परपेंडिकुलर टू प्लेन नहीं लिखेंगे, इसको लिखना पड़ेगा परपेंडिकुलर टू QR। और ये परपेंडिकुलर टू कितना होगा आपके पास SP, परपेंडिकुलर टू SP, और कैसा होगा आपके पास आउटवर्ड्स। मतलब कुछ इस तरीके से ये फोर्स लग गया आपके पास में SP आर्म के ऊपर। यहां तक कोई डाउट हो तो मेरे को बताओ। सबको क्लियर है। पहले यहां तक का नोट कर लो आप। हमने क्या निकाला, फोर्स ऑन SP निकाल दी, यहां तक का समझ में आ गया। अब लॉजिकली समझो, हमारे पास में ये RS के साथ में R और Q लगा हुआ है, और S के साथ में S और P लगा हुआ है। अब आपके इसमें कुछ इस तरीके से है, ये आपके पास में क्या है SP SR आर्म है। इस आर्म के साथ यहाँ कुछ भी होगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा कहाँ पर, इस डायरेक्शन में। इसको थोड़ा और एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करो ये बुक है हमारे पास, ठीक है। इस बुक को हमने ऐसे करके रखा हुआ है, ऐसे। अब इसके ऊपर ये जो आर्म है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इधर, और इस पे फोर्स लग रहा है आपके ऐसे बाहर की तरफ। तो जब इस पे ऐसे फोर्स लगेगा तो ये गोल नहीं घूम जाएगी, तो ये गोल घूमेगी, मतलब इसके ऊपर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। ठीक है जी। तो देखो इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा, कैसे लगेगा, ये जो आर्म है इस पर एक पे फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, और एक पे फोर्स लग रहा है आपका बाहर की तरफ। अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो ये वाला लग रहा है इनवर्स, कौन सा, IQR, और मैग्नेटिक फील्ड sin 90 कितना होता है 1। या बाहर की तरफ कितना होगा I, ये होगा आपके पास में SP, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है B, और sin 90 कितना आपके पास में 1। ये अंदर की तरफ फोर्स है और ये बाहर की तरफ फोर्स है। इन दोनों फोर्सेस की वजह से इसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट करेगा, और वो टॉर्क कितना होगा, इसके ऊपर जो एक्ट करेगा एक टॉर्क एक्ट करेगा। अब वो देखो वो टॉर्क कितना होगा, सुनो बेटे, ये आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड B है, यहाँ पर एंगल कितना आपके पास में थीटा, तो यहाँ पर भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। मेरे पास ये जो पॉइंट था S पॉइंट है, ये क्या मेरे पास R पॉइंट है। मैंने क्या करा, ये जो दो लाइंस हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो ये होगा SM होगा, इनके बीच का डिस्टेंस। तो टॉर्क होता है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो फोर्स, अब जो फोर्स है, फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स लग रहा है आपके पास में I, साथ में QR, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी आपके पास में B, ये क्या आपके पास में फोर्स है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा इनके बीच में, SM है। हाँ या ना बताओ। अब आप मुझे बताओ, हमारे पास ये एंगल थीटा, ये बेस है, और 90 के सामने क्या है, हाइपोटेनस है। आपको क्या निकालना है, SM निकालना है। तो SM निकालने के लिए आपने बेस यूज करना है, मतलब cos थीटा यूज कर लो, तो आप निकाल पाओगे बेस SM अपॉन में हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितनी है आपके पास, ऐसा। तो आप मुझे बताओ ऐसे SM की वैल्यू क्या निकल कर आएगी। SM की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, cos थीटा आपका SM अपॉन में SR। तो SM की वैल्यू कितनी होगी, बिल्कुल ठीक है। तो SM की वैल्यू होगी आपके पास SR cos थीटा। क्या मुश्किल है। टॉर्क इज इक्वल टू कितना होगा, I
आपके पास ये क्यू आर और एस आर एक ब्रैकेट में आ गए, इनके साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी और कितना है कॉस थीटा। अब मुझे बताओ क्यू आर और एस आर, ये है क्यू आर और ये है एस आर, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? अगर आप क्यू आर को एस आर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? कॉइल की शेप कैसी है? रेक्टेंगल। तो क्यू आर उस रेक्टेंगल का क्या पोर्शन है? लेंथ। एस आर क्या है? ब्रेड्थ है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है? एरिया। तो टॉर्क इज इक्वल टू कितना बनेगा आपका? आई इंटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड बी और साथ में कितना आपके पास में कॉस थीटा। यहां तक का मुश्किल है? यहां तो कोई मुश्किल नहीं है। अब देखो, अब इसके बाद मैं इसको यहां कर रहा हूं। मेरे पास टॉर्क इज इक्वल टू कितना बना है? आई ए बी कॉस थीटा। अब आप मुझे बताओ थीटा का और फाई का सम मिलाकर कितना था? 90 डिग्री। तो मेरे पास यहां से जो थीटा निकलेगा वो कितना निकलेगा? 90 डिग्री माइनस फाइव। तो मेरे पास में जो टॉर्क है वो होगा आई ए बी कॉस 90 माइनस फाइव, और कॉस 90 माइनस फाइव कितना होता है? साइन फाइव। तो मेरे पास टॉर्क इज इक्वल टू कितना बन गया? आई ए बी साइन फाइव। या मैं ऐसा भी कह सकता हूं आई इंटू, अब ए एक एरिया वेक्टर है, बी एक, ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, और साइन फाई इन दोनों के बीच के एंगल का साइन है ना। तो ये क्या होता है आपके पास? वेक्टर ए क्रॉस में आप इसे वेक्टर बी भी लिख सकते हो। ये टॉर्क बन गया। तो बच्चों अब एक आपके पास में टॉपिक आता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ये जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसका मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड along the रेडियस। बनाने का तरीका क्या होता है? आपने कॉनकेव हॉर्स शू मैग्नेट्स लिए, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट का साउथ पोल है। अब आपके पास में ये जो हॉर्स शू मैग्नेट है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से जाती हैं साउथ की तरफ। तो नॉर्थ से आपके पास में आएंगी और साउथ की तरफ आपके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही होंगी। तो इस पूरे रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारी नॉर्थ से निकल रही होंगी और सारी साउथ के अंदर कहीं ना कहीं से आ रही होंगी। तो ये जो आप ही देखोगे तो इसमें हर जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अलोंग द रेडियस है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अब इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का यूज है हमारे पास में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसकी एक एक चीज समझाऊंगा और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और इसके ऊपर क्वेश्चंस आते भी हैं, टॉपिक भी आता है ये। देखो हमारा टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखो बच्चों, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हम लोगों ने कॉनकेव पोल्स लिए, जिससे कि हमारे को एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए। अब आप ध्यान समझना, हम एक फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का एक वायर यूज करते हैं, एक हम स्प्रिंग यूज करते हैं, एक हम, अब फिर इसके बाद में एक हम ब्रास का सिलेंडर यूज करते हैं। हमने क्या करा, एक ब्रास का सिलेंडर लिया जिससे कि इसके अंदर करंट फ्लो ना कर सकता हो, और हमने इस सिलेंडर को इसके अंदर रख दिया। ये मैंने थोड़ा सा ज्यादा ही खतरनाक बना दिया, ये इसके अंदर होना चाहिए।
इस ब्रास के सिलेंडर को नीचे हम लोगों ने एक स्प्रिंग से सपोर्ट दिया और यहां ऊपर जाकर हम लोगों ने इसको ऐसे करके रिजिड कर दिया। कोई दिक्कत नहीं। ये आपके पास में नॉर्थ पोल है, आपका साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जारी होंगी। अब इसके ऊपर आपने एक रेक्टेंगुलर कॉइल को प्लेस कर दिया, जो आप पीछे सीख कर आए थे रेक्टेंगुलर कॉइल, आपने इसको प्लेस कर दिया। अब आप ध्यान समझिएगा, इस रेक्टेंगुलर कॉइल में जैसे ही करंट फ्लो करेगा, इस रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर टॉर्क लगने लगेगा। बिकॉज ऑफ दिस टॉर्क ये रेक्टेंगुलर कॉइल आपका मूव करेगी। जब ये मूव करेगी तो स्प्रिंग को भी मूव कराएगी, और जब ये मूव करेगी तो ऊपर वायर को भी मूव कराएगी। अब आप खुद सोचो, अगर आप किसी वायर को थोड़ा सा भी ट्विस्ट करते हो तो वायर अपनी जगह वापस आता है। अगर आप किसी स्प्रिंग को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हो तो वो स्प्रिंग भी अपनी जगह पर वापस आ जाता है। तो ये सब वापस आएंगे अपनी जगह पर, बिकॉज आपने इनको ट्विस्ट किया, मतलब आपने इनको चेंज किया। यहां पर आप एक एरो लगा देते हो और ये एरो किसी स्केल के ऊपर मूव कर रहा होता है। ये एरो आपके पास में पॉइंटर है और किसी स्केल पर मूव कर रहा है। तो आप इसमें लिखोगे कि व्हेन करंट इज पास्ड, जब आपने इसके अंदर करंट को पास किया तो इसके ऊपर टॉर्क एक्ट करेगा। टॉर्क एक्ट विल रोटेट, वो क्या करेगा आपका, रोटेट करेगा। किसको रोटेट करेगा, इस कॉइल को, कॉइल को रोटेट करेगा। तो जैसे ही कॉइल को रोटेट करेगा तो टॉर्क होगा आपका NIAB, और ये कितना होगा, sin 5 मतलब sin 90 डिग्री। तो टॉर्क कितना होगा आपके पास, NIAB होगा। हाँ या ना बताओ। ठीक है जी। अच्छा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है इसलिए हमने 90 डिग्री लिया है, क्योंकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में कोई ना कोई पोर्शन ऐसा जरूर होगा जो मैक्सिमम टॉर्क लगा रहा होगा। कुछ पोर्शंस कम भी लगा रहे होंगे, लेकिन जो मैक्सिमम टॉर्क लग रहा होगा साइन 90 डिग्री की वजह से लग रहा होगा, तो उस ज्यादा वाले को कंसीडर करोगे। एक चीज को मैं भी धक्का दे रहा हूँ और आप भी धक्का दे रहे हो, तो हम इसमें कंसीडर करके चले जिसका फोर्स ज्यादा है। तो यहाँ पर टॉर्क कितना होगा, NIAB होगा। यहाँ तक का क्लियर है। अब बिकॉज ऑफ स्प्रिंग एंड वायर, एक आपके पास स्प्रिंग की वजह से और वायर की वजह से, ए रीस्टोरिंग टॉर्क एक्ट्स, एक रीस्टोरिंग टॉर्क आपके पास एक्ट करेगा। और ये जो टॉर्क रीस्टोरिंग होगा ये कितना होगा आपके पास, के थीटा होगा। थीटा क्या होगा, जितना एंगल आप लोगों ने इसको टर्न किया, के क्या होगा, स्प्रिंग का कांस्टेंट होगा। तो अब आपके पास में व्हेन टॉर्क रीस्टोरिंग बैलेंसेस, जब टॉर्क रिस्टोरिंग बैलेंस कर लेगा टॉर्क अप्लाइड को, द पॉइंटर स्टॉप। अब पॉइंटर आपके पास स्टॉप हो जाएगा। तो मतलब उस केस में जो टॉर्क एक्टिंग है, और यहां किया और फिर उसके बाद यहां किया, टॉर्क एक्टिंग किससे बैलेंस हो रहा है आपके पास, टॉर्क रीस्टोरिंग से बैलेंस हो रहा है। तो टॉर्क जो एक्ट कर रहा है वो कितना आपके पास, NIAB, और जो टॉर्क रीस्टोरिंग है वो कितना आपके पास में, के थीटा। ठीक है, देखो तो इससे क्या फायदा होगा, ये NAB अपॉन में के इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, थीटा अपॉन आई। अब आप मुझे खुद बताओ, क्या किसी कॉइल के अंदर नंबर और टर्न्स चेंज होंगे या बार बार आपके पास में या फिक्स रहेंगे। मतलब आपने एक कॉइल लगा दी, क्या आप इसके नंबर और टर्न्स को रोज चेंज करने के लिए जाओगे या फिक्स रहेंगे वो। क्या इसका एरिया बार बार चेंज हो सकता है, क्या मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों हॉर्सशू मैग्नेट की चेंज हो सकती है। जो आपने स्प्रिंग लगा दी है, जो वायर लगा दिया, क्या उनका स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज हो सकता है। इसमें वेरिएबल क्या है, क्या वेरी कर सकता है, एक तो थीटा वेरी कर सकता है और एक आई वेरी कर सकता है, लेकिन ये सब कांस्टेंट है। ये सब कांस्टेंट है, मतलब थीटा का और आई का जो रेशियो है वो कैसा रहेगा आपके पास, कांस्टेंट रहेगा।
मतलब ये होगा थीटा 1 अपॉन I1 इज इक्वल टू कितना होगा, थीटा 2 अपॉन I2। अब थीटा 1 क्या है, पहले वाले का एंगल, पहले वाले का करंट। अगर आपको ये करंट नोन हो, आप एंगल तो हमेशा देख के नोट कर रहे हो ना, अगर आपको एक भी करंट की वैल्यू पता हो तो आप अननोन करंट की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो करंट को फाइंड आउट करने के लिए, डिफ्लेक्शन को नोट करने के बाद। मैं एक बार फिर से रिकॉल कराता हूं। हमारे पास में क्या है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अलोंग द रेडियस होगी। आप इसको मत देखो, इमेजिन करो दिमाग के अंदर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि एग्जाम में जाओगे आपको कैसे याद आएगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके ना आराम से इमेजिन करो, आंखें बंद कर लो अपने आप लोग, आपकी शक्ल थोड़ी आ रही है। ठीक है, तो देखो एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप लोगों ने एक सिलेंडर रखा फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का, नहीं ब्रास का आपने सिलेंडर रखा। इस ब्रास के सिलेंडर को आपने ऊपर सस्पेंड कर दिया फॉस्फोरस ब्रॉन्ज के वायर से, और नीचे आप लोगों ने फॉस्फोरस ब्रॉन्ज की एक स्प्रिंग लगा दी। जैसी स्प्रिंग नीचे वैसा वायर ऊपर है, मतलब दोनों का कांस्टेंट आपके पास बिल्कुल सेम है। इस ब्रास के सिलेंडर के ऊपर रेक्टेंगुलर कॉइल को आपने प्लेस कर दिया। इस रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर आप करंट को फ्लो कराओ, टॉर्क लगेगा NIAB sin 90, क्योंकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं 90 डिग्री के एंगल पर होगी। तो टॉर्क लगेगा NIAB sin 90, टॉर्क लग गया। इस टॉर्क की वजह से वायर घूमेगा, वायर के ऊपर वायर अपना फोर्स लगाएगा, टॉर्क रिस्टोरिंग जो होगा K थीटा। आपने बस इन दोनों को बराबर करना होता है। थीटा के नीचे I लेकर आओ, बाकी सबको लेफ्ट में ले जाओ। ये सारी चीजें कांस्टेंट है, थीटा 1 अपॉन I1, थीटा 2 अपॉन I2, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे आप। हो गया रिकॉल, रिकॉलिंग पावर अपनी बढ़ाओ, रिकॉल करा करो, इमेजिन करा करो। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, अगर आप इस तरीके से रिकॉल करोगे ना, किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद 2 मिनट के लिए अगर आप उसको रिकॉल करोगे, तो आप आगे के टॉपिक के लिए रिफ्रेश भी हो जाओगे, और आपको टॉपिक कभी मुश्किल नहीं लगेगा, आपको हमेशा याद रहेगा।